स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास फर्स्ट ईयर का, उसका नाम है राइबोसोम। ठीक है, आइए राइबोसोम को हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें इस वर्ड को समझना पड़ेगा। यहाँ पर एक्चुअली दो वर्ड है, एक वर्ड है राइबो, दूसरा वर्ड है सोम। ठीक है, राइबोसोम को कहा जाता है कि दीज आर द आरएनए कंटेनिंग बॉडीज। ये सेल के अंदर ऐसे ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनके अंदर आरएनए कंटेन होता है, आरएनए शामिल होता है। ठीक है, अच्छा, इसको क्यों कहा जाता है आरएनए कंटेनिंग बॉडी? तो यहाँ पे देखें, इसका जो पहला वर्ड है ना राइबो, राइबो वर्ड निकला हुआ है राइबो न्यूक्लिक एसिड से, जिसको हम आरएनए कहते हैं। ठीक है, आपको पता होगा। और दूसरा जो वर्ड है यहाँ पे सोमा, सोमा का मतलब क्या होता है? बॉडी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि राइबोसोम एक ऐसी बॉडी है जिसके अंदर आरएनए मौजूद होता है, देयरफॉर वी कॉल इट आरएनए कंटेनिंग बॉडीज। ठीक है बेटा, इसके अलावा हम इसकी थोड़ी सी शॉर्ट सी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो हम कहते हैं कि राइबोसोम आर द स्मॉल स्फेरिकल ग्रेन्युलर नॉन मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका शेप कैसा होता है? छोटा सा स्फेरिकल शेप होता है और ग्रेन्युलर होता है। देखो, ग्रेन्युलर किस चीज को बोलेंगे? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है स्मॉलर, तो उसके अंदर इस तरह से कुछ छोटे पार्टिकल्स होंगे तो हम इसको ग्रेन्युलर बोलेंगे। ठीक है, और नॉन मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर, मैंने आपको बताया था कि सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेल्स आप पढ़ रहे हैं उनमें से या तो वो सिंगल मेम्ब्रेन होगी, या तो वो डबल मेम्ब्रेन होगी, या तो वो नॉन मेम्ब्रेन होगी। तो अगर हम इसकी बात करें राइबोसोम की, तो ये नॉन मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर। ठीक है बेटा, अच्छा, राइबोसोम को कहा जाता है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब ये वो जगह है जहाँ पे प्रोटीन को बनाया जाता है। देयरफॉर इसका एक और नाम है, इसको हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ये एमसीक्यूज बहुत आता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्रीज। तो वहां पे जो राइबोसोम होते हैं असल में उनको कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्रीज। ठीक है बेटा, अच्छा, राइबोसोम आपको कहाँ मिलेगा? तो हमने यहाँ पे लिखा है कि राइबोसोम फाउंड इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड स्ट्रोमा। ठीक है, अब देखें, मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल का एक हिस्सा है जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो फ्लूइड होता है ना अंदर वाला, उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। वहां पर भी आपको राइबोसोम मिलेगा। एज वेल एज हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका जो फ्लूइड होता है उसके अंदर, उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा के अंदर भी आपको क्या मिलेगा? स्ट्रोमा के अंदर भी आपको राइबोसोम मिलेगा। तो ये इन जगहों पे राइबोसोम जो है वो पाया जाता है। ठीक है, राइबोसोम की अगर हम केमिकल कंपोजिशन देखें कि उसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो केमिकली राइबोसोम के अंदर 40% आरएनए होता है, 60% प्रोटीन होता है। या कुछ बुक्स में ये भी लिखा हुआ होता है कि 50% आरएनए होता है और 50% प्रोटीन होता है। लेकिन जो सिंध टेक्स्ट बुक है उसके अंदर ये लिखा हुआ है, तो आप लोग ये याद करें। ठीक है, इसके अलावा इधर आ जाएं जरा। अब देखिए, राइबोसोम आपको हमारे पास आपको पता है दो तरह के सेल होते हैं, एक होता है यूकैरियोटिक सेल, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल। दोनों के अंदर राइबोसोम तो आपको मिलेगा, लेकिन अलग अलग हालतों में मिलेगा। अब वो कैसे? फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे पास ये वाला जो सेल है ये है प्रोकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ईआर एब्सेंट होता है। ठीक है, तो जब ईआर मौजूद नहीं होगा तो ये जो राइबोसोम होगा ये फ्रीली प्रेजेंट होगा किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर। जबकि यूकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं होता। यूकैरियोटिक सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? प्रेजेंट होता है। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा तो हमारे पास ये राइबोसोम इसके साथ अटैच होगा, एज वेल एज फ्रीली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। इसमें दोनों होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली प्रेजेंट भी होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम थोड़ा सा कुछ अटैच भी होता है। ठीक है, तो ये दोनों आपने याद रखने हैं टर्म्स। उसके अलावा अब हम बात करते हैं राइबोसोम के साइज की। तो इसका साइज भी हमें दोनों सेल्स के अंदर डिफरेंट दिखेगा। जैसे एक हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है, दूसरा हमारे पास कौन सा सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर इसका जो साइज होता है 80s होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इसका जो साइज होता है वो होता है 70s। ठीक है, अब ये एस क्या होता है? एस स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग हमारे पास एक केमिस्ट थे, उनके नाम का जो पहला लेटर है वो असल में यहाँ पे साथ में दिया गया है। अच्छा, ये यूनिट क्या है? इस यूनिट को हम कहते हैं यूनिट ऑफ सेडिमेंटेशन रेट। इसी चैप्टर में हमने शुरुआती लेक्चरों में एक टॉपिक, एक टर्म पढ़ा था, सेडिमेंटेशन। हमने कहा था कि हमारे पास कोई भी एक सॉल्यूशन है
उसके अंदर दो डिफरेंट चीज़ें हैं और उनकी डेंसिटी भी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तो उसको हम जैसे ही सेंट्रीफ्यूज की मशीन में उसको हम डालेंगे तो वो उनकी सेडिमेंटेशन हो जाएगी, यानी अपनी डेंसिटी की अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो उसी अब उसकी एक रफ्तार होती है, सेडिमेंटेशन की एक रफ्तार होती है कि कितनी स्पीड से चीज़ें जो हैं वो सेपरेट हो रही हैं उनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ जो है आपने यहाँ पर याद रख लेनी है। तो ये एस असल में इसी के लिए स्वेडबर्ग का यूनिट है, इसीलिए यहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है, अब याद रखना राइबोसोम आपको हमेशा दो सब यूनिट के अंदर मिलेगा, एक इसका लार्जर सब यूनिट होता है और दूसरा इसका स्मॉलर सब यूनिट होता है। अगर हम बात करें किसकी, यूकैरियोटिक सेल की, तो इसका जो लार्जर सब यूनिट होता है वो होता है 60s का, जो स्मॉलर होता है वो होता है 40s का। ठीक है, अब ये क्या हो गया, यहाँ पे आप बोलेंगे कि सर 60 और 40 को मिलाने से तो 100 बन रहा है। देखिए यहाँ पे ये कोई मैथ्स नहीं है, ये कोई वजन नहीं है कि जिसको कैलकुलेट किया और ये 100 बन गया। यहाँ पे किसी चीज की रफ्तार बता रहे हैं। ठीक है, तो रफ्तार मिसाल की बात है, ऑल ओवर इन दोनों को आप ज्वाइन करके, इन दोनों लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट को आप ज्वाइन करके अगर देखोगे इसकी सेडिमेंटेशन रेट, वो आपको कितना मिलेगा, 80s मिलेगा। ठीक है, लेकिन सेपरेटली अगर देखोगे तो वो 60s का हो जाएगा, वो 40s का हो जाएगा। इस तरह से ये कोई वजन नहीं है, ये सेडिमेंटेशन रेट है, ये स्पीड है चीजों को सेपरेट करने की। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, इसका जो हमारे पास लार्जर सब यूनिट होता है वो होता है 50s का, जो स्मॉलर सब यूनिट होता है वो होता है 30s का। ठीक है, यहाँ पर भी वही मेथड अप्लाई हो रहा है। अच्छा याद रखिएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि राइबोसोम हमेशा दो हिस्सों में पाया जाता है, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। ये वैसे आपस में डिफरेंट होते हैं, लेकिन जब राइबोसोम को अपना काम करना होगा तो ये दोनों यूनिट आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। अच्छा, क्या काम है राइबोसोम का, राइबोसोम का काम ये है प्रोटीन बनवाना। ठीक है, तो मिसाल की बात है, अगर प्रोटीन इस वक्त ये नहीं बना रहे तो दोनों यूनिट आपस में सेपरेट होंगे, जब ये प्रोटीन बनाने के लिए आएंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। अच्छा, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट दोनों को मिलाने का जो काम होता है वो होता है मैग्नीशियम आयन का। ये चीज आपने याद रखनी है कि मैग्नीशियम आयन की मदद से ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिखा है कि मैग्नीशियम आयन फॉर्म बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट ग्रुप ऑफ आरएनए। ये जो मैग्नीशियम आयन दोनों को जोड़ता है वो कैसे जोड़ता है, वो पहले तो बॉन्ड बनाएगा फॉस्फेट ग्रुप के साथ जो कि आरएनए का होता है, और दूसरा बॉन्ड बॉन्ड बनाएगा अमाइनो ग्रुप का जो कि अमाइनो एसिड के साथ होगा। ठीक है, ये दोनों बॉन्ड बना के ये दोनों जो सब यूनिट है इसको क्या कर देता है, मिला देता है। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस, जब प्रोटीन बनवाना होता है तो दोनों सब यूनिट को मैग्नीशियम आयन क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ये काम होता है मैग्नीशियम आयन का यहाँ पर, मतलब वो फिर दोनों सेल में होगा, यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी मैग्नीशियम आयन और प्रोकैरियोटिक सेल के यूनिट्स को जोड़ने के लिए भी मैग्नीशियम आयन का क्या होगा, रोल होगा। ठीक है, एक और बात यहाँ पे देख लें, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि हमारे पास जितनी भी रीसेंट इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके अकॉर्डिंग यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है वो राइबोसोम उसको बनाया जाता है, यानी उसके अंदर से वो जाहिर होता है। जैसे कि आप देखें, ये हमारे पास पूरा एक यूकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोटिक सेल का जो ये वाला अंदर वाला हिस्सा है ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर एक और सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको आप कहते हो न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये मैं यहाँ पे बाहर लिख रहा हूँ, न्यूक्लियोलस। तो असल में रीसेंट इन्वेस्टिगेशन ये कहती है कि यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियोलस है वहां से राइबोसोम जो है वो फ्लोट करके आता है, और ये देखो न्यूक्लियस के बीच में मैंने कुछ रास्ते खाली छोड़ दिए हैं, इन रास्तों को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर, यानी कि न्यूक्लियस के रास्ते हैं, ये न्यूक्लियस के सुराख हैं। तो यहाँ से ये जो है वो मूव करता हुआ जाएगा, और ये जो फ्री एरिया है, आपको पता है फ्री एरिया को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं सेल का, और ये इस तरह से न्यूक्लियोलस से लेकर साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर एक और चीज समझें कि जब लार्जर और स्मॉलर यूनिट को आपस में ज्वाइन करना है तो असल में ये जब प्रोटीन इनको बनाना होता है तभी ये आपस में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, ये हमारे पास लार्जर सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट है, और ये बीच में हमारे पास एक आरएनए है जिसको हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और चीज याद रखिएगा, प्रोटीन सिंथेसिस आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा मैट्रिक में जिसको हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। अगर नहीं पढ़ा तो मैं बता रहा हूँ, सुन लो।
सेंट्रल डोग्मा एक प्रोसेस है प्रोटीन बनवाने का। उसका जो पहला प्रोसेस होता है वो होता है ट्रांसक्रिप्शन। दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन जो होता है उसमें असल में प्रोटीन बनवाई जाती है, प्रोटीन सिंथेसिस की जाती है। तो यहाँ पर उसी ट्रांसलेशन की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, तो ये बड़ा सब यूनिट है, ये छोटा सब यूनिट है, ये दोनों आपस में मिलने जा रहे हैं। मैसेंजर आरएनए जो है वो इसको क्या करता है, बीच में, इनके बीच में होता है। असल में ये मैसेंजर आरएनए जो होता है ना, ये स्मॉलर सब यूनिट के साथ अटैच होता है। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिखा है कि दिस ग्रुप ऑफ राइबोसोम, ग्रुप यानी ये दोनों इसके यूनिट, अटैच टू अ सिंगल मैसेंजर आरएनए नॉन एज द पोलीसोम। अब ये जो कंडीशन आपके सामने हो रही है कि एक आपका बड़ा सब यूनिट है लार्जर, एक आपका स्मॉलर सब यूनिट है, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं मैसेंजर आरएनए के साथ। तो इस पार्टिकुलर कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, पोलीसोम बोलेंगे। मतलब प्रोटीन बनने की अब यहाँ पे शुरुआत हो रही है। जब ये आपस में मिल जाते हैं तो यहाँ पर इस तरह से हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है, और पॉलीपेप्टाइड चेन आगे चल के प्रोटीन की जो है वो फॉर्मेशन कर देगी, ठीक है बेटा। तो ये इस तरह से राइबोसोम का सारा फंक्शन जो है हमने पढ़ लिया, जो कि क्लास फर्स्ट ईयर के मुताबिक था, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे याद रख लें कि सेल के दो हिस्से, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, इनके अंदर भी राइबोसोम होता है। लेकिन इनके अंदर आपको जो राइबोसोम मिलेगा वो मिलेगा प्रोकैरियोटिक सेल के जितना, यानी कि 70s, ठीक है। ये चीज भी आपने याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जो है वो लाजमी वहाँ पर आंसर करूँगा। एंड इसके अलावा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।